बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ बेसिकली क्वेश्चन 2 ऑफ सीएसएस 2017। इसको अभी पहले हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और फिर इसका आंसर देखेंगे। Appropriate separation of powers between the legislative, executive and judicial branches ensure effective check and balance and hence accountable public administration। अब इधर से ये स्टेटमेंट पहले क्या डिस्क्लोज कर रही है हमारे सामने, वो कह रही है सेपरेशन ऑफ पावर्स इंश्योर चेक एंड बैलेंस या अकाउंटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो पूरी की पूरी ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है उसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं वो इंश्योर करती है अकाउंटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इधर से आपको ये शो हो रहा है कि हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये तो क्वेश्चन है और सेपरेशन ऑफ पावर्स बात कर रही है कि अगर हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स इंश्योर करें और चेक ऑन बैलेंस मेंटेन करें बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशियल ब्रांच में, तो हमारे पास एक अकाउंटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। अब इधर से आपने अपने जहन में रखना है कि हमने सबसे पहले सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सीएसएस या पीएमएस जिसका भी आप देख लें, इट इज़ फर्स्ट चैप्टर। उसमें हम लोगों को ब्रॉडर स्कोप दिया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें बताया जाता है कि जो तीन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं जिसके अंदर हमारे पास आती है लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ये तीनों ब्रांचेस हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अंदर आती है, ब्रॉडर स्कोप के अंदर आती है। तो हम लोगों के पास जब ये इन तीनों के दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर्स होंगी तो उस सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से हमारे पास अकाउंटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर होती है। हमारे पास जो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है वो इंश्योर होता है थ्रू प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस, कि हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगी और चेक एंड बैलेंसेस मेंटेन करेगी दूसरी ब्रांच पे। तो हमारे पास एक इन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकाउंटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो आपने जब भी अपना क्वेश्चन हाईलाइट करना है, जब भी अपना आंसर लिखना है, तो उसके अंदर इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड यूज़ कर रहे हो। फिर आता है डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिक वाटरगेट स्कैंडल विच फोर्स्ड निक्सन टू रिजाइन एज हेड ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। अब वो कह रहे हैं इसी चीज को कि हमारे पास अगर सेपरेशन ऑफ पावर हो तो उससे हम लोगों के पास एक अकाउंटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर होती है थ्रू प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस। आपने इस स्टेटमेंट को वाटर गेट स्कैंडल के साथ रिलेट करते हुए इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, जिसकी वजह से क्योंकि प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस थे उसी की वजह से रिचर्ड निक्सन जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने रिजाइन किया ड्यू टू दीज इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस और सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का हेड है निक्सन जो प्रेसिडेंट है यूएस का, उसके ये वर्ड्स खास तौर पे अपने जो आपका आंसर है उसमें यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग वाटर गेट स्कैंडल देखते हैं। थोड़ा सा इट इज़ क्वाइट रफ, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया ताकि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बेसिकली हुआ क्या कि वाटर गेट स्कैंडल शुरू कहाँ से होता है। रिचर्ड निक्सन वाज आ रिपब्लिकन, ठीक है, ये रिपब्लिकन कैंडिडेट थे। इनसे पहले जो इनका फर्स्ट टेन्योर था उसके अंदर बेसिकली इन्होंने अपने फर्स्ट टेन्योर के अंदर अ, एक तो जो हमारे पास वियतनाम वॉर थी वो ख़त्म करवाई थी। ठीक है, वो बहुत बड़ा उस वक्त का उनका गोल या पर्पस था यूएसए का एज अ होल, तो उन्होंने वो अचीव किया। इसके अलावा 1970s के बिल्कुल स्टार्ट में रिचर्ड निक्सन ने प्रॉपरली जो चाइना के साथ अपने रिलेशंस थे वो इनहेंस किए। तो ऑलरेडी उनकी बहुत ज़्यादा शोहरत थी यूएसए में और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वही इलेक्ट होके दोबारा से प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन उन्होंने एक फॉल्स वे चूज किया जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि हमारे पास उन्होंने
प्रॉपरली सीआईए को यूज किया, अपनी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है यूएसए की, उसके कुछ मेंबर्स को यूटिलाइज किया। और उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी थी, हमें पता है कि जो अपोजिशन पार्टी है रिपब्लिकन्स की, वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एक मतलब एक प्रॉपर उनका जो बिल्डिंग थी जहाँ पर उनके सारे ऑफिसेज वगैरह थे, वो थे वाटरगेट बिल्डिंग कम्प्लेक्स में। तो उधर वहां पर उन्होंने 5 लोगों को भेजा बर्गलरी के लिए, ताकि वो उनकी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उन पर स्नीक पीक करें, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो लाकर प्रेसिडेंट को दें, ताकि वो अपने इलेक्शन कैंपेन में उसको देख सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें कि किस तरह ने उनको अपोज करना है, किस तरह से उनको हराना है। तो ये सारा उन्होंने रॉन्ग वेज यूज किए। अब इस सारी बात की खबर हुई 2 इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट को, बर्नस्टीन, कार्ल बर्नस्टीन इनका पूरा नेम है, और रॉबर्ट बॉब वुडवर्ड को। तो इनको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई बाय अ मिस्टीरियस एनोनिमस पर्सन, जिसको डीप थ्रॉट का नाम दिया जाता है। उस बंदे ने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ला के इन 2 जर्नलिस्ट को दे दी, और उन 2 जर्नलिस्ट के हवाले की, जिसकी वजह से उन्होंने इस पर तहकीकात शुरू करवाई, और फिर इन सारे मामलात को अनफोल्ड किया बेसिकली। और बाद में ये पता चला था कि जो डीप थ्रॉट के नाम से बंदा है, वो एफबीआई का एक इम्पोर्टेंट पर्सन था, जिसके पास ये सारी नो हाउ थी, और उसको पता था कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसने इसको डिस्क्लोज करने के लिए उस इन मीडिया पर्सन्स को बताया, ताकि वो खुद इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो फिर हुआ क्या कि जब ये सारी चीज़ें रिवील हुई, तो हमारे पास जो लेजिस्लेचर है उधर का, वॉशिंग बेसिकली यूएसए का, तो वहाँ की जो कांग्रेस थी उसने फिर इसको हाईलाइट किया। कांग्रेस ने हाईलाइट किया, और उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास ये ऑफेंसेस आए हैं, जिसको रिचर्ड निक्सन ने डिनाई कर दिया। अब उसके बाद वहाँ के जो जज थे जॉन सेरी का, उन्होंने उनके ऊपर केस किया ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का। और उसके बाद उनको ये भी पता चला कुछ केसेस का कि $500,000 का कुछ टैक्सेस में घपला किया गया है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, दैट इज रिचर्ड निक्सन, जिससे उनकी पब्लिक इमेज खराब हुई। फिर 1973 में एक प्रॉपर वाटर गेट्स कमेटी सेनेट के अंदर स्टेब्लिश की गई, जिसने इनकी पूरी तहकीकात की। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने, इधर मैं सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। उन्होंने ये क्योंकि उस वक्त बहुत सारे जो टेप्स होते थे वाइट हाउस में, वो रिकॉर्ड होते थे, वाइट हाउस टेप्स होते थे जो हर चीज को रिकॉर्ड करते थे कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा है। तो सारे के सारे उन्होंने टेप्स मांगे कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर हम लोग ये टेप्स यूटिलाइज करें, और अगर आप इनोसेंट हैं तो वो प्रूव हो जाएगा। और रिचर्ड निक्सन ने इसको डिनाई कर दिया। उसकी वजह से उसको डिनाई किया, तो एक दफा फिर उनके ऊपर शक्को शुबहात पैदा हुए कि क्यों नहीं दे रहे हो जो व्हाइट हाउस की टेप्स हैं। फिर उसके बाद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर आया आर्कीबाल्ड कॉक्स, उसने दोबारा से टेप्स को मांगा, और रिचर्ड निक्सन ने उसको रिफ्यूज किया। और उसके बाद रिचर्ड निक्सन ने अपने अटॉर्नी जनरल एलियट रिचर्डसन को कहा कि वो प्रोसिक्यूटर को फायर कर दें, जिस पर प्रोसिक्यूटर जो उनके अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने उसको डिनाई कर दिया और रिफ्यूज कर दिया, और खुद रिजाइन कर दिया। उनके अपने अटॉर्नी जनरल ने इस सारे कंडीशन को रिफ्यूज कर दिया। और उसके बाद एट द एंड वो किसी ना किसी तरह जो जॉन सिरिका थे जज थे, उन्होंने वो सारे के सारे जो वाइट हाउस टेप्स थी वो निकलवाई, और फिर एक प्रॉपरली उसको रेडियो चैनल्स पे उनको पब्लिक टीवी पे उसको नशर किया गया, उसको ब्रॉडकास्ट किया गया कि क्या क्या हुआ है वाइट हाउस के अंदर। तो उसकी वजह से एक पब्लिक आउटक्राई आया, और जिसकी वजह से रिचर्ड निक्सन ने खुद ही रिजाइन कर दिया इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्पीच्ड, कि उनको इम्पीच करके प्रॉपरली, ऑल्दो के सारे सेनेट उसके ऊपर तहकीकात कर रहा था और उसके बाद फाइनल इम्पीचमेंट होनी थी, लेकिन फाइनल इम्पीचमेंट से पहले ही उन्होंने प्रॉपरली उसको अपना रिजाइन किया। उसके बाद क्योंकि रिचर्ड निक्सन के बाद जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे जेरल्ड फोर्ड, वो ही मतलब प्रेसिडेंट बनते। तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे जेरल्ड फोर्ड, वो प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने, क्योंकि उनके पास पावर थी कि वो किसी को भी फुल पार्डन दे सकते थे, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट जो कि जेराल्ड फोर्ड थे, उन्होंने फुल पार्डन दे दी निक्सन को। और इस वजह से निक्सन ने देन पॉलिटिक्स को बाय बाय किया और अपना काम में मसरूफ हो गए। जितने भी बाद में उन्होंने बुक्स लिखी, इंटरनेशनल रिलेशंस पर काम किया, लेकिन फिर वो दोबारा से किसी भी पॉलिटिकल
हेड नहीं बन सकते थे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आ सकते थे या कोई भी ओहदा नहीं ले सकते थे। तो ये सारा सिलसिला हुआ, ये वाटर गेट स्कैंडल था बेसिकली। तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज इंश्योर होती है कि जिस तरह से आपने जुडिशरी, जो प्रेसिडेंट था, उसने जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं किया, जुडिशरी अपना काम करती रही, उसने अपने चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम मेंटेन रखा। ना ही प्रेसिडेंट की वजह से जुडिशरी के काम में कोई रुकावट आई, ना ही प्रेसिडेंट की इतनी ताकत थी कि वो लेजिस्लेचर को इतना इम्पेक्ट कर सकता। ठीक है, लेजिस्लेचर ने भी अपना ड्यू वर्क किया, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिहाज से लेजिस्लेचर ने भी अपना काम किया, जिसकी वजह से एंड पर वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज हुई और प्रेसिडेंट को एज अ रिजल्ट अपना रिजिग्नेशन साइन करके देना पड़ा। तो ये सारी चीजें थी कि चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू जब एक जो पोस्ट है, जिस तरह प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वो जुडिशरी को नहीं इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, ना ही वो लेजिस्लेचर को इतना इन्फ्लुएंस कर सकती है कि उसके खिलाफ कोई केस ही ना कर सके, उसको मतलब उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस ना मेंटेन कर सकें। तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स इंश्योर की गई हैं इन तीनों डिपार्टमेंट्स की, इन तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की, कि अगर कोई भी मामला होता है इस तरह से तो एक दूसरे पर सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन किए जाए और उसके थ्रू एक प्रॉपर अकाउंटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये इस सारे जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वाटर गेट स्कैंडल के थ्रू हम लोगों के पास ये सारा इसका कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरह हम लोग अकाउंटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करते हैं थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर्स, जहां कोई एक दूसरे को इम्पेक्ट ना कर सके, इन्फ्लुएंस ना कर सके, और वो प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन कर सकें, ताकि एंड पे हमारे पास एक अकाउंटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसी से रिलेटेड मैंने रिसेंटली मॉक्स लिए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया था और एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा ये अटेम्प्ट किया, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को ही एक्सप्लेन कर देती हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग माई सेल्फ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 CSS 2017 का, जिसके अंदर उन्होंने पहले थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया, उस क्वेश्चन की हेडिंग दी है, देन इंट्रोडक्शन दिया, दैट सेपरेशन ऑफ पावर्स अलॉन्ग विद अ टिंज ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस is a distinctive characteristic of the US political system and accounts of the necessary अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरे एक और स्टूडेंट ने यही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, बट ही डिड नॉट मेंशन कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की है इस प्रोसेस के थ्रू। तो आपके नंबर इधर से डिडक्ट होंगे, क्योंकि हमारा जो ये पेपर है बेसिकली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर आप इधर चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में जितना लिखते हैं, इस केस के बारे में जितना लिखते हैं, उसके रिजल्ट्स के बारे में जितना लिखते हैं, लेकिन जब तक आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वर्ड को हाईलाइट नहीं करेंगे तो आपके नंबर डिडक्ट होंगे, क्योंकि एट द एंड जो एग्जामिनर का फोकस है वो उसी बात पे है कि चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है। तो आपने ये वर्ड्स जरूर यूटिलाइज करने हैं अपने आंसर में। Then the separation of powers of the executive, legislative, and judiciary ensures their efficient working. Jurisdictions and the respective checks and balances maintains their power jurisdiction, which provides an equitable field for accountability of officials. In rhetoric, the case of resign of Richard Nixon in Watergate scandal elucidate this very paradigm of accountability that was possible only because of all the state institutions worked in their own jurisdiction without intervening in jurisdiction of the other. Moreover, the checks and balances made the president accountable. तो एक बहुत comprehensive सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस पूरे कॉन्सेप्ट का, जिसमें शो हो रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी तमाम पॉइंट्स को हिट किया है। आगे जो जो भी आंसर आएगा, इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो भी आंसर आएगा उसके अंदर स्टूडेंट ने हर चीज लिखी हुई है, क्योंकि उसको सारी चीजों का पता है कि इसके अंदर कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं और क्या क्या इसके अंदर हैपनिंग है और क्या क्या इस पूरे क्वेश्चन का क्या क्रक्स है, उसने पूरा इंट्रोडक्शन में वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। फिर हमारे पास आता है एन ओवरव्यू ऑफ वाटरगेट स्कैंडल। आप शुरू में सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह से भी इसको आंसर किया था, और या आप शुरू में ये वाटरगेट स्कैंडल का ही ओवरव्यू भी दे सकते हैं, इट विल बी इनफ। क्योंकि इसके बाद बिल्कुल बाद थर्ड पॉइंट पे इन्होंने भी चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है, तो इट विल बी ओके, आप जो मर्जी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली अगर आप लिखना चाहें तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात पहले कर लें, इस वाटरगेट स्कैंडल की बात
बाद में कर लें, क्योंकि हमारे पास पहले जो स्टेटमेंट आती है इट इज़ बेसिकली अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर विच विल लीड टू अकाउंटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आप अपना क्वेश्चन इसको लिख रहे हैं तो आपने शुरू में पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का वो लिखना है, और उसके बाद वाटरगेट स्कैंडल लिखना है, ताकि आप उसकी वैलिडिटी करें, उस कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करें बाद में लिख के। इन्होंने भी अपनी वैलिडिटी की है, उसके लिहाज से भी ओके, मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने 2.1 लिखी है, उसकी हेडिंग सब हेडिंग है इलीगल प्रैक्टिसेस ऑफ कमेटी फॉर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इन्होंने कमेटी का नाम भी लिखा है, जो आपको मतलब ओवरऑल पढ़ के क्लियर हो जाएगा। ऑन जून 17 1972 a security guard found masking tape on one of the locks of doors of the building of Watergate. On investigation by police, 5 burglars were found attempting to steal the documents of the Democratic presidential candidate and tapering the room. On investigation, it was revealed that one of the 5 people was the chief of committee for re-election of president, that is CREEP. तो ये कमेटी का नाम भी इन्होंने इधर मेंशन कर दिया, जो उन्होंने अपनी हेडिंग में शो किया। एंड अदर 4 वर somehow related to CIA. This proved to be an illegal attempt of the Republican candidate Richard Nixon's team to steal the documents of the respective Democratic candidate in an attempt to win the elections. तो इन्होंने उधर पूरे सिनेरियो को, उसका पूरा बैकग्राउंड क्लियर कर दिया, which will lead to resignation of President Nixon. ये फिर उन्होंने लिखा, President was thus forced to resign as on July 16, 1973, a former White House employee dropped a bombshell by testifying the involvement of President in tampering with the tapes of the meeting room. The Watergate scandal came up to encompass not only to the wrongdoings of president, but other transgressions including political favors to powerful business groups. बहुत सारी चीजों का बाद में पता चला जब जो व्हाइट हाउस की टेप्स मिली थी उसके थ्रू। ऑथराइजिंग इलीगल डोमेस्टिक पॉलिटिकल सर्वेलेंसेस against journalists and opponents and attempting to use FBI investigations to harass opponents. On the basis of these charges, the president was forced to resign from the office by judiciary. So पहले उनका properly impeachment का process start हुआ था, which will lead to judiciary to come in the thing whole case, और judiciary ने बाद में जो भी सारा मामलात किए उसकी वजह से at the end उनको resign करना पड़ा। तो ये स्टार्ट लेजिस्लेचर से हुआ था और एंड जुडिशरी पे हुआ, जुडिशरी ने उसके अंदर अपना बहुत मेन रोल प्ले किया था। सो हमारे पास इधर पहले उन्होंने बात कर दी रिचर्ड निक्सन के केस की, फिर इन्होंने इधर बात की रोल प्लेड बाय द चेक्स एंड बैलेंसेस इन अकाउंटेबिलिटी, कि कैसे हमारे पास जो चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, वो अकाउंटेबिलिटी में क्या रोल प्ले करता है। एंड इनसाइट्स टू चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस डील्स विद द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन इनकम्पसिंग द jurisdiction of powers of the respective institutions. The 3 organs of state, that is legislature, executive and judiciary, maintains checks on each other, and these checks and balances on the other hand, so that none of them intervene in the jurisdiction of the other. These checks and balances can be illustrated as follows. So ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपने अगर कहीं यूएस हिस्ट्री भी पढ़ा हो तो उसके अंदर भी हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट आता है, या सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो वहां पर भी आपको ये डायग्राम मिली होगी। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस डायग्राम को यूटिलाइज किया है अपने आंसर में। सबसे पहले उन्होंने लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव, इन तीनों ब्रांचेस को ड्रॉ किया है। इम्पीचमेंट ऑफ एग्जेक्टिव करता है लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू करता है जुडिशरी ऑन द लेजिस्लेचर, और जो जुडिशरी है वो एग्जेक्टिव का ट्रायल कर सकता है प्रेसिडेंट का, और इसके अलावा एग्जेक्टिव जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट्स करता है। ये तो ये उन्होंने उनके चेक्स एंड बैलेंसेस या उनकी सेपरेशन ऑफ पावर को शो किया है। अब इधर इस केस में क्या हुआ, स्पेशली इन वाटरगेट स्कैंडल, कि मीडिया ने भी प्रेसिडेंट को एक्सपोज किया, क्योंकि 2 जर्नलिस्ट है जिनका भी मैंने नाम भी लिया, उन दोनों जर्नलिस्ट ने थ्रू मीडिया कैंपेन प्रॉपरली एग्जेक्टिव को फोर्स किया कि वो उन तमाम जितने भी एविडेंसेस हैं उनको शो करें, प्लस इट ऑल फोर्स टू रिजाइन निक्सन। तो इन तमाम चीजों की वजह से एंड पे रिजाइन रिचर्ड निक्सन ने रिजाइन कर दिया। द इलस्ट्रेट्स And this illustrates how checks and balances of the 3 organs of the state led towards, either basically led towards, LEAD, led towards accountability of the president,
हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन अमेरिकन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। तो इन्होंने इस पॉइंट को लिख के भी इंश्योर किया है कि ये आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही क्वेश्चन है, और उनको उन्होंने यूएस हिस्ट्री में डाइवर्ट नहीं कर दिया। फिर रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव rendered the executive, that is president, in Watergate scandal for his wrongdoings and illegal acts, and after a trial forced him to resign to escape impeachment. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद आता है रोल ऑफ जुडिशरी। पहले रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड देन रोल ऑफ जुडिशरी इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द bureaucratic executive. After the charges on the president were proven, the threat was of impeachment by the judiciary. Since judicial branch is equal power to impeach president, therefore the president found it better for his political image to resign to escape impeachment. And role of media भी highlight किया गया in the resignation of the president. Media considered as a third pillar of the state. इसको थर्ड नहीं, फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट कहेंगे। मीडिया इज कंसीडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट, क्योंकि फर्स्ट थ्री पिलर्स जो हैं वो हमारे पास लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी है हमारी। तो ये फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है। प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन दिस रेजिग्नेशन। द जर्नलिस्ट बॉब वुड एंड कार्ल बर्नस्टीन published the illegal activities and the proceedings, thus letting the general public know about the case of Watergate and associated scandals. This expedited the decision of the president to resign from his position. तो उसने जो स्टूडेंट है उन्होंने इन सब जितने भी हमारे पास इदारे हैं उनको शो किया कि किस किस तरह से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया थ्रू प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, कि वो रिक्सन की जो रेजिग्नेशन है उसको उन्होंने इंश्योर किया या उसको एक्सेलरेट कर दिया उस प्रोसेस को। एंड देन हमारे पास जो फोर्थ हेडिंग है बेसिकली वो आती है चेक्स एंड बैलेंसेस आर पॉसिबल बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि अगर हम लोगों ने चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करनी है तो हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर से कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स नेसेसरी फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, लेकिन इधर आना था फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे पास क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही है तो इसको आपने शो करना है फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन लिखना शुरू में। ठीक है, तो इधर से आपके पास ये चीज आएगी, सेपरेशन ऑफ पावर्स नेसेसरी फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यही वो लास्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट था जो बेसिकली हम लोगों को क्वेश्चन में हाईलाइट करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था कि हम लोगों के पास सेपरेशन ऑफ पावर्स के थ्रू ही अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी हमने ऑलरेडी। ऑल और उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स मेड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जेक्टिव पॉसिबल। तो उन्होंने पहले तो ये इंश्योर किया कि किस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट ने जो एग्जेक्टिव हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी थी उनको उनकी रेजिग्नेशन को इंश्योर किया, उनको रिजाइन करने पे आमादा किया या उनको फोर्स किया कि वो रिजाइन करें। एंड देन हाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स मेड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जेक्टिव पॉसिबल, इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया। और इधर उन्होंने तीनों जो जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव है उन्होंने उनकी बात की है कि जुडिशरी रूल फॉर द इन्वेस्टिगेशन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस से सेपरेशन ऑफ पावर थी। Legislature forced the president to resign without any judge on or president himself influencing the House of Representatives, क्योंकि जो impeachment का प्रोसेस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेजिस्लेचर, और बेसिकली जो उनके अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके अंदर ही ये स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आती है एग्जेक्टिव डिड नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द कॉमनर्स और मीडिया एंड रिजाइंड। तो इट ऑल्दो ही somehow tried to influence these and these certain judiciary and legislature department, लेकिन वो कर नहीं सका। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये सारा चेक्स एंड बैलेंसेस का एक अपना रोल है, सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इंश्योर होती है। सो इधर कंक्लूजन दिया गया इन ऑर्डर टू रेंडर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल। अब इधर भी उसी टॉपिक जो हमारे पास क्वेश्चन का टॉपिक है उसी के बारे में बात हो रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने क्वेश्चंस में जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट जरूर करना है, उसको यूटिलाइज करना है अपने आंसर में, ताकि जो एग्जामिनर है उस पर एक अच्छा
इम्पैक्ट जाए कि आपने प्रॉपरली इस क्वेश्चन को आंसर किया और उसके सारे पॉइंट्स को देखा है। An effective checks and balance an effective check and balance on the working and power of legislature, executive and judiciary is necessary that can only be achieved by separation of powers. This phenomena was evident in the Watergate scandal of President Nixon, which forced him to resign without influencing any of the organ of government. So that was all about this question। जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है CSS 2017 का, और इसके अंदर जो मैंने मार्क्स दिए थे देवर 15.5, और ये काफी अच्छा उन्होंने काम किया था। कुछ एक दो गलतियां हुई थी जिस तरह भी मैंने हाईलाइट भी कर दी, वो मैंने ओवरऑल इनके चेक्ड टेस्ट में भी हाईलाइट की हुई थी, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए सारा पढ़ के दिखाया है। और इसके अंदर मैंने 15.5 मार्क्स दिए थे, मैक्सिमम में 16 या 16.5 मार्क्स देते हैं, तो इट वाज ओवरऑल अ गुड वर्क। इनके अंदर जितनी भी हाई हेडिंग्स दी गई थी वो बहुत अच्छी एक्सप्लेन की गई थी, हेडिंग्स भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। उसके अंदर एक प्रॉपर नंबरिंग नंबरिंग भी मेंटेन की गई थी। नंबरिंग के अलावा जो सब हेडिंग्स हैं उनका कलर भी डिफरेंट था, मतलब उसका मार्कर कलर भी डिफरेंट था, और वो प्रॉपरली थोड़ी सी उसकी जो हेडिंग का साइज था वो भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्मॉल था देन द मेन हेडिंग। तो एक एक चीज वाजिया थी, हर चीज इलस्ट्रेट की गई थी, अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई थी। उसके अंदर जो रिक्वायर्ड एक हमारे पास जो फ्लो चार्ट या डायग्राम थी वो भी इंक्लूड की गई थी, और डिफरेंट जो पार्ट्स थे क्वेश्चन के उन सबको हाईलाइट किया गया था। तो ये ओवरऑल एक अच्छा आंसर था। तो मैंने सोचा कि मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूं और ताकि आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाए। सो दैट वाज फॉर ऑल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा अबाउट क्वेश्चन 3 जो CSS 2017 के रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन। वो भी इसी तरह से एक आंसर को ही मैं एक्सप्लेन करूंगी जो एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से क्योंकि आप लोगों को जनरली क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में दे विल बी अबाउट क्वाइट डिफरेंट, और आपको एकदम से उसके ऊपर जनरली थिंक करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स आपने ऐड करने हैं। आपकी हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में वर्ड्स यूटिलाइज किए गए हैं वो सब वर्ड्स यूटिलाइज करने हैं, कोशिश करें उस सारी चीज़ को एक्सप्लेन करें, उन वर्ड्स को यूटिलाइज करें। प्लस आपने जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि आपने कुछ फ्लो चार्ट या डायग्राम्स जो भी आप कोशिश करें बना सकते हैं उसको ज़रूर इंक्लूड करें आप आंसर में। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर शेयर करें दूसरे लोगों से भी ताकि इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे। एंड इट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज।